सोच के देखो, आप दिन में कितनी बार यूपीआई यूज करते हो। चाय की टपरी पर एक कटिंग चाय के 10 रुपए पे कर दिए, जोमेटो पर 300 का ऑर्डर कर दिया, उबर का 150 का बिल भी पे कर दिया, या फिर किसी दोस्त को 1-2 हजार रुपए भेजने थे ना, वो भी यूपीआई कर दिया। ये सब कुछ आप एक सिंगल क्लिक में कर देते हो। और सबसे शॉकिंग पार्ट, इन सारे ट्रांजेक्शन पर आपको एक पैसा भी चार्ज नहीं लगता है। लेकिन सच ये है कि आज यूपीआई फ्री नहीं है। आज गवर्नमेंट और एनपीसीआई ने इंडिया में यूपीआई को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी देकर इसे फ्री रखा है, पर सिस्टम चलाने का खर्चा एप्स और बैंक्स खुद उठाते हैं। और ये सब कुछ ज्यादा वक्त तक फ्री नहीं रहेगा। आज से 10 साल पहले ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज करने पर हमें अच्छा खासा कैशबैक मिलता था, लेकिन अब तो ऑनलाइन रिचार्ज करने के लिए भी फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म 1 से 2 रुपए की फीस चार्ज कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करो तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट 5 से 10 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस चार्ज कर लेते हैं, और कुछ केसेस में तो प्रोडक्ट रिटर्न करने पर 15 से 20 रुपए की हैंडलिंग फीस भी चार्ज की जा रही है। देखो यार, दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं हो सकती है, यूपीआई भी नहीं हो सकता है। आज यूपीआई पर करोड़ों के ट्रांजैक्शंस को स्मूथली क्लियर करने के लिए सिस्टम बनी हुई है, जिसमें मल्टीपल बैंक्स, एनपीसीआई और कई सारे पेमेंट्स बैंक के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। फिलहाल तो गवर्नमेंट सब्सिडी देकर सब कुछ फंड कर रही है, लेकिन जैसे हमें इन चीजों की आदत हो जाएगी ना, गवर्नमेंट धीरे धीरे करके ये सारी सब्सिडी बंद कर देगी और हमारे हर यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए भी हमें फीस पे करनी पड़ सकती है। ऐसे में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी कंपनीज के बिजनेसेस पर बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। देखो, फोन पे फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी है, जो कि अब वॉलमार्ट के कंट्रोल में है। वो गूगल पे को इंडिया से खत्म कर रही है। एनपीसीआई के डेटा के मुताबिक दिसंबर 2024 तक फोन पे ने 7.98 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस किए थे। ये ट्रांजैक्शंस की वैल्यू थी लगभग 11.76 लाख करोड़ रुपीस। मतलब टोटल यूपीआई मार्केट का ऑलमोस्ट 47.7% शेयर फोन पे के पास ही है। कंपेयर कीजिए गूगल पे से, उसने इसी पीरियड में 6.1 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए थे, जिसका शेयर था 36.7%, वैल्यू 8.22 लाख करोड़। मतलब क्लियरली फोन पे ने लीड बना ली है। यानी इंडिया में जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, आधे से ज्यादा यूपीआई का पैसा फोन पे के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है। इस रेस में गूगल पे हार रहा है। दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट टेक कंपनी होने के बावजूद भी गूगल पे हार क्यों रही है, या मैं कहूं कि आखिर फोन पे जीत क्यों रहा है? क्या रीजन है कि गूगल जैसा ग्लोबल जायंट इंडिया के यूपीआई मार्केट में फोन पे से पीछे रह गया? देखो, इंडिया में आज भी मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस ट्रेडिशनल फॉर्म में ही चलते हैं। फोन पे वाज स्टार्टेड बाय इंडियंस एंड दे न्यू इट। इसीलिए फोन पे और गूगल पे के बिजनेस में सबसे बड़ा डिफरेंस है मर्चेंट और ऑफलाइन पेनिट्रेशन का। फोन पे ने एग्रेसिवली क्यूआर कोड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, छोटी किराना दुकान हो या चाय की टपरी हो, और टियर 2 या टियर 3 सिटीज तक भी इन्होंने अपने क्यूआर कोड डिस्ट्रीब्यूट किए। रिपोर्ट के मुताबिक फोन पे के पास 15 मिलियन से भी ज्यादा मर्चेंट क्यूआर कोड्स है। मतलब भारत के हर कोने में आपको फोन पे का क्यूआर दिख जाएगा। गूगल पे ने भी मर्चेंट्स पर काम किया है, लेकिन उसकी रीच अभी भी लार्जली मेट्रो और अर्बन सेंट्रिक ही है। इसी वजह से ग्राउंड लेवल पर लोग फोन पे को ज्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि फोन पे ने अपने ऐप को सिर्फ एक यूपीआई ट्रांसफर ऐप नहीं बनाया है, उसने अपने ऐप को एक कंप्लीट फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना दिया है, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू भी बढ़ते जा रहा है। आप फोन पे से अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर सकते हो, इंश्योरेंस भी खरीद सकते हो, डिजिटल गोल्ड भी बाय कर सकते हो, इवन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। मतलब एक ही जगह पर फाइनेंशियल सुपरमार्केट बना दिया। गूगल पे का इंटरफेस क्लीन और सिंपल है, पर उसमें इतने डाइवर्स फीचर्स नहीं है, और इंडियन कस्टमर्स को एक ही जगह पर मल्टीपल चीजें मिलना पसंद आता है, क्योंकि फोन में स्टोरेज ऑलरेडी कम होती है। एक ही ऐप में सब कुछ मिल जाए ना, तो फायदा ही है। ये फोन पे की क्लियर एडवांटेज है। फोन पे का एक और बड़ा एडवांटेज है उसकी फाइनेंशियल मसल। 2024 में फोन पे ने अपना पहला एनुअल प्रॉफिट बुक किया था। प्रॉफिट अराउंड 1.97 बिलियन रुपीस, और रेवेन्यू ग्रोथ 74% होकर 50 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुका था। कैन यू इमेजिन? और अभी आईपीओ की तैयारी भी चल रही है। मतलब कंपनी के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा इन्वेस्टर का भरोसा है और ज्यादा रिसोर्सेज है, जिससे एक्सपेंशन और इनोवेशन बहुत तेजी से हो रहा है। गूगल पे इंडिया
इंडिया ऑन दी अदर हैंड गूगल का एक प्रोडक्ट है, कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है, तो उसका आईपीओ या इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्लान विजिबल नहीं है। गूगल पे का एक सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट है ट्रांजैक्शन फेलियर्स। रेडिट और ट्विटर पर यूजर्स बार बार कंप्लेन करते थे, इंस्टाग्राम पर तो उनको मॉक करने वाली रील्स भी बनी थी। गूगल पे के ट्रांजैक्शंस बार बार फेल होते हैं, पैसा रिफंड आने में दिनों लग जाते हैं, कुछ केसेस में तो 2-2 महीने भी लग गए थे, और यूएक्स उतना स्मूथ नहीं है। फोन पे ने ये गैप को कैप्चर कर लिया, ट्रांजैक्शंस स्मूथ कर दिए और ऐप का इंटरफेस हाई क्वालिटी बना दिया ताकि किसी को भी वो ऐप एक प्रीमियम ऐप लगने लगे। फोन पे के बिजनेस मॉडल को डिटेल में देखें तो फोन पे सिर्फ एक यूपीआई ऐप नहीं है, इसके मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। फोन पे का कोर रेवेन्यू मॉडल सिंपल है, हर जगह से थोड़ा थोड़ा कमीशन कमा लो, एक बड़ा सा फाइनेंशियल सुपर ऐप बना दो। चलो इनके मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज को जरा डिटेल में समझते हैं। पहला है मोबाइल रिचार्जेस एंड बिल पेमेंट्स। जब भी आप रिचार्ज या बिल पेमेंट करते हो ना, तो फोन पे को रिस्पेक्टिव ऑपरेटर या कंपनी से कमीशन मिलता है। ये कमीशन 2 से लेकर 4% तक हो सकता है। दूसरा, पार्टनर्ड ऐप से पैसा कमाना। डोमिनोज, मिंत्रा, ओयो, ये बहुत सारे ऐप है जिन्होंने फोन पे के साथ पार्टनरशिप की है। इन ऐप ट्रांजैक्शंस पे फोन पे को एक कमीशन का कट मिलता है। तीसरा, गिफ्ट वाउचर्स। हर गिफ्ट वाउचर सेल पे फोन पे एक्स्ट्रा मार्जिन चार्ज करता है, यहाँ भी उनका मार्जिन 5% तक हो सकता है। अगला है डिजिटल गोल्ड। गोल्ड सेल करते वक्त एक्चुअल रेट से थोड़ा ऊपर प्राइस लगाता है और वही उसका अर्निंग हो जाता है। गोल्ड की वैल्यू दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे में डिजिटल गोल्ड की डिमांड बढ़ते जा रही है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचने पर कंपनी से इनको ट्रेल कमीशन मिलता है। इंश्योरेंस के केस में वो 30-40% तक भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड के केस में 1% तक हो सकता है। क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन से भी ये लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। बैंक्स और एनबीएफसी से टाई अप करके जितनी लोन सैंक्शन होती है या जितने का क्रेडिट कार्ड जाता है ना, उस पे 1 से 2% के कमीशन मिल जाते हैं। अगला यूपीआई ट्रांजैक्शन। डायरेक्ट आपसे पैसा नहीं बनता है, लेकिन यूजर डेटा का यूज करके उनको नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च करके क्रॉस सेलिंग की जाती है, यानी आपके डेटा को बेचा जाता है। वैसे फोन पे यहाँ रुकने वाला नहीं है, उसने अपना इंडस ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है जो एक अल्टरनेटिव है गूगल प्ले स्टोर का, और उसका सबसे बड़ा यूएसपी है जीरो कमीशन मॉडल। जहाँ गूगल पे 2 से लेकर 10% कमीशन चार्ज करता है, वहीं इंडस ऐप स्टोर 0 चार्ज कर रहा है। गूगल पे अभी भी अपनी कोर सर्विस तक ही लिमिटेड है, जबकि फोन पे डाइवर्सिफाई कर रहा है, इंडिया में गूगल को रिप्लेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फोन पे ये सब कुछ कर क्यों रहा है? क्या उसको गूगल से कोई दुश्मनी है? देखो, हर एक डिजिटल ट्रांजैक्शन डेटा हमारा डिजिटल फुटप्रिंट होता है। अदानी, अंबानी जैसे हर बड़े बिजनेसमैन अब डेटा का बिजनेस कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो पानी पूरी वाले को जीएसटी की नोटिस आना, सब्जी वाले के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ना, लोगों को इनकम टैक्स की नोटिस आना और करोड़ों का ऑनलाइन स्कैम होना, ये सब यूपीआई की वजह से ही हो रहा है। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट यूपीआई को दबा के प्रमोट कर रही है। आखिर ऐसा क्यों? आज हर फिनटेक ऐप यूपीआई इंटीग्रेट कर रहा है, जहां जरूरत नहीं है ना, वहां भी लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं, और जेनजी तो कैश का नामो निशान भूल चुके हैं। इंडिया में न्यूमरस यूपीआई ऐप्स है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, क्रेड, अमेजॉन पे, मोबीक्विक, फ्री चार्ज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद 10-15 नाम तो मैंने मिस भी कर दिए होंगे। ऊपर से एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, यस बैंक जैसी हर बड़ी बैंक अपना खुद का यूपीआई ऐप भी लॉन्च कर रही है। दुबई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका और फ्रांस जैसी हर बड़ी कंट्री भी इंडियन यूपीआई को अडॉप्ट कर चुकी है। आखिर ऐसा क्यों? वेल, जवाब सिंपल है। यूपीआई गवर्नमेंट को ब्लैक मनी, टैक्स इवेजन और इलीगल डीलिंग कम करने में हेल्प करता है, हमें कन्वीनियंस देता है, और इन यूपीआई ऐप्स को हमारा डेटा भी देता है, जिसको यूज करके ये लोग हमें लोन्स, क्रेडिट कार्ड, मूवी, शॉपिंग, इंश्योरेंस या अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट की एड दिखाते हैं। आज के जमाने में जंग पैसों से नहीं, डेटा से जीती जाती है, इसीलिए हर यूपीआई ऐप हमें यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर कैशबैक की लालच देता है, क्योंकि उन्हें हमारा डेटा चाहिए। गूगल आज गूगल ऐसे ही नहीं बना है, हमारा टाइम और डेटा बेचकर ही बना है। इवन फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे हर प्लेटफॉर्म हमारा डेटा बिजनेसेस को बेचते हैं, इसीलिए जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो तुरंत आपको उसकी ऐड आना शुरू हो जाता है। आजकल तो ये ऐप्स हमारी बातें भी सुनते हैं। आप 2 दिन सिर्फ अपने मोबाइल के पास रहकर नया टीवी लेने की बात करो, तीसरे ही दिन आपको टीवी की ऐड आना शुरू हो जाएगी। आप जूते की बात करोगे तो जूते की ऐड आना शुरू हो जाएगी। तो अगली बार जब भी कोई यूपीआई पेमेंट करो ना, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ अपने पैसे ही खर्च नहीं कर रहे हो, बल्कि अपना
डेटा भी शेयर कर रहे हो। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसको कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, सब कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपीआई बुरा है, लेकिन किसी एक कंपनी के पास इतना सारा डेटा होना डेंजरस हो सकता है। इसको रोकने के लिए एनपीसीआई ने 2020 में एक रूल भी लाया था। एज पर दैट रूल कोई भी यूपीआई ऐप के पास 30% से ज्यादा मार्केट शेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया में यूपीआई की ग्रोइंग मार्केट और लिमिटेड प्लेयर्स को देखकर 2026 तक इस डिसीजन को होल्ड पर डाल दिया था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एनपीसीआई को ये रूल अप्लाई कर देना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए? अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।